अरे तुम तो राघव हो ना, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हम तुम्हें बैक बेंचर्स बुलाते थे। हाँ, याद है मुझे कॉलेज। देख देख। आज तुम कहां और मैं कहां। तुम बस डिलीवरी बॉय बन के रह गए और मैं देखो आज 65,000 रुपए कमाती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी हूँ। तुम्हारे जैसे लोग तो हमारे यहाँ झाड़ू लगाते हैं। आर्यन एक 22 साल का बेहद आकर्षक और नौजवान लड़का था, जिसके चेहरे पर एक गजब का तेज, सादगी और आत्मविश्वास था। उसका रंग गोरा था, चेहरे पर हल्की हल्की ट्रिम की हुई दाढ़ी उसकी पर्सनैलिटी को और भी निखार देती थी, और उसकी कसरती बॉडी देखकर कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो सकता था। लेकिन आर्यन की असली पहचान उसकी शक्ल सूरत नहीं, बल्कि उसका बेहद रसूखदार पारिवारिक बैकग्राउंड था। वो शहर के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन में से एक का इकलौता बेटा और वारिस था। उसके पिता के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके एक इशारे पर करोड़ों के सौदे पल भर में तय हो जाते थे, और उनका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े नेता भी उनके सामने सिर झुकाते थे। लेकिन आर्यन की सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। वो अपने पिता के साम्राज्य के साए में बिना कुछ किए नहीं जीना चाहता था, बल्कि उसकी आंखों में अपना खुद का एक ऐसा मुकाम बनाने का सपना था जो उसके पिता के बिजनेस से भी बड़ा हो। वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता था और खुद के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की जिद ठाने हुए था। अपनी इसी जिद और जुनून के चलते आर्यन ने अपने पिता का आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां और सारी सुख सुविधाएं कुछ समय के लिए छोड़ दी थीं और सड़क पर उतरकर एक आम इंसान की तरह संघर्ष करना शुरू कर दिया था। उसने एक नामी ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। चिलचिलाती धूप हो, भारी बारिश हो या कड़ाके की ठंड, आर्यन अपनी साधारण सी स्कूटी पर पीठ पर भारी बैग लादे पूरे शहर में डिलीवरी करता रहता था। उसका मानना था कि किसी भी बड़े बिजनेस को खड़ा करने से पहले जमीनी स्तर की हकीकत, कस्टमर की मानसिकता और लॉजिस्टिक्स सिस्टम की कमियों को समझना बहुत जरूरी है। वो हर दिन नए लोगों से मिलता, रास्तों की खाक छानता और डिलीवरी नेटवर्क की बारीकियों को अपनी एक छोटी सी डायरी में नोट करता था। उसके इस काम में उसे अक्सर लोगों की झिड़कियां, अपमान और खराब व्यवहार भी सहना पड़ता था, लेकिन वह हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए हर चुनौती का सामना करता था, क्योंकि उसे पता था कि यह उसका अंतिम मुकाम नहीं है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और आर्यन को एक बहुत ही पॉश इलाके की एक गगनचुंबी इमारत में खाने की डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला। उस बड़े से अपार्टमेंट के नियम बहुत सख्त थे और वहां आम लोगों या डिलीवरी वालों की एंट्री आसानी से नहीं होती थी। जब आर्यन अपनी स्कूटी लेकर मेन गेट पर पहुंचा, तो वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे तुरंत रोक लिया। गार्ड ने बहुत ही रूखे और घमंडी स्वर में कहा कि अंदर डिलीवरी बॉय की स्कूटी ले जाने की अनुमति नहीं है और उसे बिना परमिशन अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आर्यन ने बहुत मिन्नतें की कि ऑर्डर भारी है और कस्टमर इंतजार कर रहा है, लेकिन गार्ड अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद गार्ड ने उसे बिना उस फ्लैट के मालिक की अनुमति के अंदर कदम तक रखने से मना कर दिया। आर्यन का कीमती समय बर्बाद हो रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थीं, क्योंकि डिलीवरी का समय खत्म हो रहा था। मजबूर होकर आर्यन ने अपना फोन निकाला और उस कस्टमर को कॉल किया जिसने यह ऑर्डर किया था। कस्टमर से बात होने के बाद आर्यन ने उसे पूरी स्थिति समझाई, जिसके बाद कस्टमर ने इंटरकॉम से गार्ड को आर्यन को अंदर भेजने का निर्देश दिया। अनुमति मिलने के बाद आर्यन ने अपना भारी बैग उठाया और उस विशाल बिल्डिंग के अंदर पैदल ही चल पड़ा। बिल्डिंग के अंदर का नजारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, लेकिन आर्यन का ध्यान सिर्फ अपने ऑर्डर पर था। वो तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ दौड़ा और उस फ्लोर का बटन दबाया जहां उसे डिलीवरी देनी थी। लिफ्ट में ऊपर जाते समय वो लगातार अपनी घड़ी देख रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि गार्ड की बहस और एंट्री की लंबी प्रक्रिया की वजह से उसे ऑर्डर लेकर पहुंचने में बहुत अधिक समय लग चुका था और कंपनी के मैनेजर के लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। जिस कंपनी में आर्यन काम करता था, उसकी डिलीवरी पॉलिसी बहुत ही सख्त थी। उस पॉलिसी के अनुसार
अगर कोई डिलीवरी बॉय ऑर्डर पहुंचाने में 30 मिनट से ज्यादा की देरी करता है तो कस्टमर को वह खाना मुफ्त में मिलता है और उस ऑर्डर के सारे पैसे डिलीवरी बॉय की जेब से काट लिए जाते हैं। आर्यन इस बात को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि उसका ऑर्डर 30 मिनट की समय सीमा को पार कर चुका था। रास्ते में आते समय भी उसे कंपनी के मैनेजर का फोन आ चुका था और उसे काफी ज्यादा गालियां और डांट सुननी पड़ी थी। मैनेजर ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर कस्टमर ने शिकायत की तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और नौकरी से भी निकाला जा सकता है। आर्यन एक एक पैसा जोड़कर अपना गुजारा कर रहा था, इसलिए उसके लिए यह जुर्माना भरना भारी पड़ने वाला था। भारी मन और डरे हुए कदमों के साथ वह अंततः उस रूम के दरवाजे तक पहुंचा और कांपते हाथों से बेल बजा दी। बेल बजने के कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुला और सामने का नजारा देखकर आर्यन एक पल के लिए ठिठक गया। दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की खड़ी थी, जिसने एक बहुत ही मॉडर्न और ग्लैमरस वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वह लड़की देखने में काफी सुंदर थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और गुस्सा झलक रहा था। रूम के अंदर से तेज म्यूजिक और लोगों के हंसने गाने की आवाजें आ रही थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि अंदर एक शानदार पार्टी चल रही है और शराब का दौर जारी है। वह लड़की उसी पार्टी की मेजबान थी और अपने अमीर दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, जिसके लिए उसने खाने का ऑर्डर दिया था। डिलीवरी में हुई देरी के कारण वह पहले से ही काफी चिड़चिड़ी हो रही थी और दरवाजा खुलते ही उसका सारा गुस्सा सामने खड़े गरीब दिखने वाले इंसान पर फूट पड़ा। लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे अचानक आर्यन पर जोर जोर से भड़कना शुरू कर दिया। तुम्हें समय का कोई अंदाजा है? तुमने हमारी पूरी पार्टी का मूड खराब कर दिया है। इतनी देर से कोई डिलीवरी करता है क्या? तुम जैसों को काम पर रखता ही कौन है? वह लगातार तेज आवाज में आर्यन को खरी खोटी सुनाने लगी। आर्यन ने नम्रता से माफी मांगते हुए गार्ड और सोसाइटी के नियमों का कारण बताने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था और वह आर्यन को एक मामूली नौकर की तरह ट्रीट कर रही थी। आर्यन चुपचाप सिर झुकाकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। वह बस यही चाहता था कि किसी तरह वह लड़की ऑर्डर ले ले और कंपनी में शिकायत न करे, ताकि उसकी खून पसीने की कमाई कटने से बच जाए। भड़कते भड़कते अचानक उस लड़की की नजर आर्यन के चेहरे पर टिक गई। उसने आर्यन को ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसका गुस्सा अचानक आश्चर्य में बदल गया और वह जोर से बोली, अरे रुको, क्या तुम आर्यन हो? अरे हाँ, तुम तो वही हो ना जो मेरे स्कूल और कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। आर्यन ने भी अब ध्यान से उसे देखा और पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी कॉलेज की बैचमेट रिया थी। रिया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम तो वही आर्यन हो ना जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था और सबसे आगे वाली बेंच पर बैठता था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इस फटेहाल हालत में मेरे दरवाजे पर खड़े हो। रिया को जैसे आर्यन का मजाक उड़ाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। उसने पहचानने के बाद भी आर्यन को और ज्यादा जलील करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों को दरवाजे पर बुला लिया और कहा, कॉलेज में तो तुम मुझे हमेशा बैक बेंचर समझते थे और पढ़ाई को लेकर बहुत गुरूर था तुम्हें, और अभी देख क्या कर रहा है। इतने बड़े और महंगे कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद आज तुम्हारी ये हैसियत हो गई है कि अब डिलीवरी बॉय का काम करने लगे हो। रिया की बातें तीर की तरह आर्यन को चुभ रही थी। वो लड़की लगातार उसे नीचा दिखा रही थी कि इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब अंत में दूसरों का जूठा खाना ही ढोना था। उसने आर्यन की वर्तमान स्थिति का अपने दोस्तों के सामने जमकर मखौल उड़ाया और उसकी गरीबी का तमाशा बना दिया। रिया सिर्फ जलील करके ही नहीं रुकी, उसने अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए सबसे कठोर कदम उठाया। उसने तुरंत कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल लगा दिया और आर्यन की देरी की शिकायत दर्ज करा दी। साथ ही झूठ बोल दिया कि खाना खराब हो चुका है। उसने कस्टमर केयर से साफ कह दिया कि 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए वह इस ऑर्डर के पैसे नहीं देगी और इसे फ्री चाहती है। कंपनी के नियमों के अनुसार ऑर्डर फ्री कर दिया गया और वह सारा पैसा आर्यन के पैकेट अकाउंट से काट लिया गया।
रिया ने आर्यन के हाथ से पैकेट छीना और बिना कोई दया दिखाए एक घमंडी मुस्कान के साथ दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन वहां से भारी मन और मायूस चेहरे के साथ लौट गया। उस दिन की उसकी सारी कमाई भी चली गई और उसे अपनी जेब से पैसे भी भरने पड़े। इस घटना के कुछ दिनों बाद आर्यन और रिया की मुलाकात एक बहुत ही शानदार कॉफी शॉप में हुई, जिसका नाम XYZ कोस्टा था। दरअसल रिया ने जानबूझकर आर्यन को वहां बुलाया था ताकि वह अपनी अमीरी का दिखावा कर सके। रिया उस दिन भी अपने उसी घमंडी अवतार में थी। रिया एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी और उसकी खुद की एक बहुत ही अच्छी कॉरपोरेट नौकरी थी, जहां वह महीने के लगभग 1 से 2 लाख रुपए कमा रही थी। इसके अलावा उसके पिता एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े सरकारी अफसर थे, जिस बात का रिया को बहुत ज्यादा गुरूर था। अपनी अच्छी इनकम और पिता के रसूख के कारण वह आर्यन को एक कीड़े मकोड़े की तरह समझती थी और लगातार एटीट्यूड दिखाती थी। हैरानी की बात यह थी कि रिया ने आर्यन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, लेकिन प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के सामने उसे एक चैरिटी केस की तरह पेश करने के लिए। जब रिया के दोस्तों को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड एक डिलीवरी बॉय है, तो वे सब उस पर हंसते थे और रिया को यह जताने में मजा आता था कि वह कितनी महान है जो एक गरीब लड़के को डेट कर रही है। रिया को यह बिल्कुल नहीं पता था कि आर्यन भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इसके बाद वह उसे हर जगह काफी जलील करने लगी और हर बात पर उसे सुनाने लगी। वह हर डेट पर बिल खुद भरती और आर्यन को ताना मारती कि उसकी पूरी महीने की कमाई से वह एक दिन की शॉपिंग करती है। आर्यन की गर्लफ्रेंड उसे बार बार जलील करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने काम में पूरी लगन से लगा रहा और उसने रिया को कभी अपनी असलियत नहीं बताई। आर्यन का एक बहुत बड़ा सपना था। वह अपना खुद का लॉजिस्टिक्स बिजनेस बनाना चाहता था और उसे वर्ल्ड लेवल तक ले जाना चाहता था। वह कुछ अलग और बड़ा करना चाहता था, इसलिए वह अपने पिता के पैसों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। वह डिलीवरी बॉय की नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वह ग्राउंड लेवल के ऑपरेशंस को समझ सके और रिया की कॉरपोरेट बातों से उसे बड़े बिजनेस के अंदरूनी राज पता चलते थे। वह हर अपमान को अपनी सफलता की सीढ़ी बना रहा था और चुपचाप अपने मास्टर प्लान पर काम कर रहा था। इसी बीच एक दिन आर्यन जब अपने छोटे से किराए के बदबूदार कमरे में बैठा अपना बिजनेस मॉडल बना रहा था, तभी उसके पिता उससे मिलने आए। उसके पिता शहर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी टक्कर कोई नौकरी करने वाला नहीं ले सकता था, और वे एक चमचमाती रोल्स रॉयस में उस झुग्गी जैसी जगह पहुंचे थे। अपने बेटे को इस साधारण सी जगह में संघर्ष करते देख पिता का दिल पसीज गया। उन्होंने आर्यन के पास बैठकर बहुत ही भावुक स्वर में कहा, बेटा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिता इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरे पास अरबों की दौलत है, फिर भी तुम सड़कों पर डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम घर वापस आ जाओ और मेरा पूरा बिजनेस संभाल लो। आर्यन ने अपने पिता की बातों को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन वह अपने इरादों का पक्का था और उसने घर लौटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने उसे बहुत समझाया, हर तरह का लालच दिया और भावुक भी किया, लेकिन लड़का नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। आर्यन ने कहा कि उसे अपने पिता के नाम के साए में नहीं जीना है, बल्कि खुद की पहचान बनानी है, ताकि दुनिया उसे उसके नाम से जाने, न कि उसके पिता की दौलत से। पिता को अपने बेटे के जुनून के आगे झुकना पड़ा और वे भारी मन से वापस चले गए। इसके ठीक बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, जब रिया की जिंदगी में एक नए लड़के समीर की एंट्री हुई, जो एक बहुत बड़े घूसखोर ठेकेदार का बेटा था और रिया को इम्प्रेस करने के लिए आर्यन को हर दिन नीचा दिखाने लगा। समीर ने रिया को आर्यन से दूर करने के लिए एक गहरी साजिश रची और आर्यन के काम का सरेआम मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान आर्यन ने डिलीवरी बॉय का काम छोड़कर अपनी जमा पूंजी से अपना खुद का लॉजिस्टिक्स बिजनेस शुरू कर दिया और अपनी खुद की वेबसाइट और ऐप लॉन्च कर दी। उसने डिलीवरी पार्टनर्स के रूप में अपना एक विशाल नेटवर्क बना लिया, जो भारत में तेजी से फैलने लगा। आर्यन दिन रात मेहनत कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ समीर ने अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करके
रिया के सरकारी अफसर पिता को एक झूठे भ्रष्टाचार के मामले में फंसा दिया। रातों रात रिया के पिता को सस्पेंड कर दिया गया। उनके सारे बैंक अकाउंट सीज हो गए और उनका परिवार सड़क पर आ गया। रिया की दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भ्रष्टाचार के आरोप के कारण रिया की कंपनी ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया और उसका 1 से 2 लाख रुपए महीने का घमंड पल भर में टूट गया। जब रिया ने मदद के लिए अपने नए अमीर दोस्त समीर को फोन किया तो उसने रिया को पहचानने से ही इनकार कर दिया और उसे बुरी तरह जलील करके भगा दिया। रिया टूट चुकी थी। उसके पास न पैसा था, न रसूख और न ही कोई दोस्त। तब उसे आर्यन की याद आई जिसे उसने हमेशा नीचा दिखाया था। वह रोते हुए आर्यन के उसी छोटे से कमरे में पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि आर्यन वह कमरा महीनों पहले छोड़ चुका है और अब एक बहुत बड़ी टेक लॉजिस्टिक्स कंपनी का मालिक बन चुका है। यहां कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। समीर की ठेकेदारी और लॉजिस्टिक्स की कंपनी को बाजार में एक नई स्टार्टअप कंपनी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और समीर उस नई कंपनी के मालिक के सामने घुटने टेकने को मजबूर था। समीर ने अपनी कंपनी बचाने के लिए उस अनजान मालिक से एक बड़ी मीटिंग फिक्स की और संयोग से रिया भी उसी मीटिंग में नौकरी मांगने के लिए रिसेप्शनिस्ट के तौर पर मौजूद थी। जब बोर्डरूम का दरवाजा खुला और उस हजारों करोड़ की नई कंपनी का सीईओ अंदर आया तो समीर और रिया दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, जिसने एक शानदार 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। आर्यन ने मीटिंग में न सिर्फ समीर की कंपनी को कौड़ियों के भाव खरीदने का ऑफर रखा, बल्कि उसने अपने मजबूत नेटवर्क से जुटाए गए वो सारे सबूत भी टेबल पर फेंक दिए जिनसे साबित होता था कि रिया के पिता बेकसूर हैं और समीर के पिता ने ही उन्हें झूठे केस में फंसाया था। उसी वक्त पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर लिया। तभी वहां मीडिया और आर्यन के पिता भी पहुंच गए। आर्यन के पिता ने दुनिया के सामने गर्व से घोषणा की कि आर्यन उनका बेटा है, लेकिन ये हजारों करोड़ का बिजनेस आर्यन ने बिना उनके 1 पैसे की मदद के एक डिलीवरी बॉय से शुरुआत करके खुद खड़ा किया है। रिया यह सब देखकर सन्न रह गई। जिस लड़के के पैसों से उसने अपने ऑर्डर का बिल कटवाया था, वह आज पूरे शहर को खरीद सकता था। आखिर में रिया आर्यन के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने किए गए हर अपमान, हर ताने और हर जिल्लत के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी। आर्यन ने उसे उठाया और कहा कि उसने उसे कभी गलत नहीं समझा, बल्कि रिया के तानों ने ही उसके अंदर सफलता की आग को बुझने नहीं दिया। रिया के पिता का नाम भी साफ हो गया और उनकी नौकरी वापस मिल गई, जिससे उनका सारा झूठा गुरूर खत्म हो गया। आखिर में लड़की के पिता भी आर्यन की महानता देखकर मान गए और उन्होंने खुद हाथ जोड़कर आर्यन से अपनी बेटी का हाथ मांगने की विनती की। सारी कड़वाहट और गलत फहमियों के मिटने के बाद आर्यन और रिया की धूमधाम से शादी हो गई और आर्यन ने साबित कर दिया कि असली हैसियत पैसों से नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और उसके चरित्र से तय होती है।